हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम कर रहे हैं अपना क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था जब चैप्टर नंबर 1 किया था कि जो 5 स्टेजेस होती हैं डाटा कलेक्ट करने के बाद हमें कई वर्क करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, डाटा जो होता है उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब कलेक्ट करने के हमने मेथड्स भी पढ़ लिए थे नेक्स्ट चैप्टर में। एक था आपका सेंसस एंड सैंपल मेथड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो वो स्टेजेस हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, उन्हीं स्टेजेस के हम एक एक 1 बाय 1 चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। देखिए, व्यवस्थीकरण का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी आंकड़े, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना इकट्ठी करते हैं तो वो अव्यवस्थित रूप में होती है, मिक्स्ड होती है, अव्यवस्थित तरीके से होती है। उसके बाद जो हमारा वो आंकड़े होते हैं, जो हमारा वो डाटा होता है, उसको हमें एक ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना पड़ता है। ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति उस आंकड़ों को अगर रीड करे तो कोई भी अंडरस्टैंड कर सके। तो व्यवस्थीकरण का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर में यही इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि व्यवस्थीकरण से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब होता है। तो व्यवस्थीकरण का मतलब होता है, आंकड़ों के व्यवस्थीकरण से हमारा अभिप्राय उन सब क्रियाओं से है, उन सब वर्क एक्टिविटीज से है, कार्य से है, जिनके द्वारा आंकड़ों को हम सरल व व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करके समझने योग्य बनाया जाता है। अब कैसे व्यवस्थित करते हैं, एक अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से आंकड़ों को डिवाइड करते हैं। जैसे हमने लिस्ट बनाई, शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने, तो शिक्षित को एक वर्ग में रखेंगे, अशिक्षित को दूसरे वर्ग में रखेंगे। मिक्स नहीं कि कोई कभी शिक्षित आ रहा है कभी अशिक्षित, ऐसे नहीं। हमें सीधा सीधा पता चलेगा कि इस कॉलम में शिक्षित लोग हैं और इसमें अशिक्षित लोगों की संख्या है, उन लोगों के नाम दिए गए हैं। तो कहने का मतलब है, जब आंकड़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करा जाता है, व्यवस्थित करा जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति उस आंकड़ों को अच्छे से समझने योग्य बनाया जाता है, ताकि कोई भी पर्सन उन आंकड़ों को अच्छे से समझ पाए और अपना कंक्लूजन निकाल पाए। तो यही होता है व्यवस्थीकरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वर्ग से क्या अभिप्राय है। देखिए, वर्ग क्या होता है, जब आंकड़ों को उनकी विशेषता के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में बांटा जाए। जैसे हमने 2 कॉलम्स बनाए इस तरीके से, यहाँ पे हम लिखेंगे कि शिक्षित व्यक्ति कौन कौन है, उनके नेम लिख देंगे, और अशिक्षित व्यक्ति कौन कौन है, उनके नेम लिख देंगे। तो ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। हमने क्या किया, इनकी विशेषता थी, भी ये शिक्षित है, ये अशिक्षित है, तो इस तरीके की विशेषता के आधार पे इन्हें हमने भागों या वर्गों में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हम बना सकते हैं, धनी कितने हैं, यहाँ बनाएंगे धनी कितने हैं, निर्धन कितने हैं, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ऐसे ही गांव में कितने रहते हैं, शहरों में कितने रहते हैं, ऐसे हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से आंकड़ों को अलग अलग भागों में उनकी विशेषता के अनुसार क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। आंकड़ों के इस प्रकार किए गए प्रत्येक विभाजन को वर्ग कहा जाता है। ठीक है, कि एक में हमने शिक्षित लोगों को रखा सारे, और एक में सभी अशिक्षित लोगों को रखा, तो इस प्रकार का जो विभाजन होगा वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी तरीके से वर्गीकरण क्या होता है। देखिए, दोनों में डिफरेंस है, एक है वर्ग और दूसरा है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है उस क्रिया को जिसके द्वारा आंकड़ों का उनकी समानता अथवा असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजन किया जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे सपोज हमने ये देखा कि मान के चलिए एक क्लास थी, ठीक है, यहाँ पर हमने रखे, इस कॉलम में हमने
सारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स को रखा, और इस कॉलम में हमने 9th और प्लस 10th प्लस हमने 12th मतलब उन स्टूडेंट्स को रखा। समझ में आया? हम एक लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन से बच्चे क्लास में मतलब कि लो है, थोड़ा सा पढ़ाई में कम है, जिन्हें हमें एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करनी है। तो हमने एक क्लास में एक कॉलम में तो सारे सिर्फ 11th के बच्चों को रखा, और एक में हमने मिक्स कर दिया। मतलब कहने का ये है कि जब एक कॉलम में सारे समान लोग हों, एक जैसे हों, और दूसरे में सभी कैसे हों, असमान, अलग अलग विशेषता वाले हों, अलग अलग तरीके के हों, तो उसको बोला जाता है विभाजन। ठीक है, कि एक में सारे, अब जैसे हमने यहाँ पर रखा धनी लोगों को कि जो बहुत ज़्यादा रिच है, यहाँ पे हमने रख दिया जो मिडिल फैमिली से भी बिलोंग करते हैं और जो लो फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे एक असमान, मतलब यहाँ पे मिक्स हो गए, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके के लोग हैं, समान लोग। तो इस तरीके के विभाजन को हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। ठीक है, तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि वर्ग क्या है और वर्गीकरण क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वर्गीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब जो हम लोगों को उनकी समानता या असमानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं, तो क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या पर्पस है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना। मतलब जब हम इस तरीके से आंकड़ों को उनकी विशेषता के अनुसार विभाजित कर देते हैं, तो क्या होता है, उनके जो फीचर है वो अलग ही नज़र आ जाते हैं कि भाई इस कॉलम में सारे धनी लोग हैं, इस कॉलम में सारे निर्धन लोग हैं, इसमें सारे गरीब हैं, ठीक है, इसमें सारे अमीर हो गए, इसमें ग्रामीण लोग हो गए, इसमें शहरी हो गए। तो इस तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं तो एकदम से एग्जैक्टली हमें कोई भी कंपैरिजन करना हो तो हमें समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे यही है कि वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंकड़ों को सरल, इजी बनाना, संक्षिप्त रूप में प्रकट करना, एक छोटे रूप में प्रकट करना। एक डाटा पूरा बिखरा पड़ा है, उसको हमने छोटे से तरीके से दिखा दिया कि धनी ये है, निर्धन ये है। तो ये हमारा इसका पर्पस है। उपयोगिता क्या है? देख, वो उपयोगिता बढ़ जाती है, इसकी यूटिलिटी। वर्गीकरण जब हम कर देते हैं आंकड़ों को, तो उनका उद्देश्य क्या है वर्गीकरण का? कि आंकड़ों की समरूपता को प्रकट करके उनकी उपयोगिता में वृद्धि करना। भाई समरूपता को प्रकट करके हमने दिखाया, एक में धनी हो गए सारे, एक में निर्धन हो गए, हमने इस तरीके का आंकड़ों को प्रस्तुत किया, तो अब उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता, उसका जो यूज है ना वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो आंकड़े हैं एकदम से एग्जैक्टली समझ में आ रहे हैं कि किस कॉलम में क्या दिखाया जा रहा है। तो जिसको भी वो आंकड़े यूज करने होंगे फटाफट से वो उनको यूज कर सकता है। तो इसलिए उनकी जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है, जो यूज है उनका, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। विभेदकारी, विभेदकारी का मतलब वही है कि दो कॉलम आपने बनाए, अलग अलग डिवाइड किए, तो दोनों में सीधा सीधा अंतर आपको समझ में आ जाता है। तो वर्गीकरण कैसा होता है? विभेदकारी, अर्थात इसके द्वारा आंकड़ों के विशिष्ट अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। अब हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है धनी लोगों की संख्या इतनी है, निर्धन लोगों की संख्या इतनी है, शिक्षित लोगों की संख्या इतनी है, अशिक्षित की इतनी है। तो हम देख सकते हैं कौन ज़्यादा है, कौन कम है। तो इस तरीके से ये क्या कह रहा है कि अंतर भी दोनों में पता चल जाता है। तुलना योग्य बनाना, तो ये भी वही उसी तरीके का ही पॉइंट है कि इसका उद्देश्य आंकड़ों को तुलना व अनुमान के योग्य बनाना है। भाई हम तुलना कर पा रहे हैं आसानी से दोनों कॉलम्स की भी, शिक्षित इतने, अशिक्षित इतने, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अशिक्षित अगर ज़्यादा है तो उन्हें हमें कैसे कैसे शिक्षित करना है। तो ये तुलना योग्य बनाना, ये एक इसका उद्देश्य है। वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, मतलब जब आंकड़ों को एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाता है तो वो कैसा रूप बन जाता है उसका? वैज्ञानिक। नहीं तो वो जो डाटा है अगर वो अव्यवस्थित तरीके से पड़ा रहेगा तो वो एक अच्छे तरीके से डाटा नहीं दिखा रखा है, यानी कि अव्यवस्थित है, कोई भी जल्दी से उसका यूज नहीं कर पाएगा, कोई भी उन आंकड़ों को नहीं समझ पाएगा, यानी कि उनकी विश्वसनीयता इतनी अच्छी नहीं रहेगी। और जब आंकड़ों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट, व्यवस्थित कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, तो क्या होगा? उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, विश्वास कर सकते हैं हाँ भाई डाटा प्रॉपर तरीके से क्या कर रखा है? व्यवस्थित कर रखा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में वैज्ञानिक आधार प्रदान करना है। ठीक है,
फलस्वरूप क्या होता है, उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है कि हम विश्वास कर सकते हैं हाँ भाई डाटा अच्छे तरीके से व्यवस्थित है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है आकर्षक और प्रभावशाली बनाना। जब डाटा अच्छे तरीके से हमें दिखाई देगा तो वो कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। आप अपनी बुक में देखिए, जब आप कोई भी राइटर की बुक परचेज करते हैं, कोई जैसे एक एनसीईआरटी अगर आप देखते हैं तो आप कहते भी हैं कि थोड़ा सिंपल सिंपल मतलब वैसे ही लिखा हुआ है, इसमें हाईलाइट कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम अदर राइटर्स वगैरह की टी.आर. जैन है, कोई भी अगर हम बुक लेते हैं गीता पब्लिकेशन, तो उनमें जो आंकड़े होते हैं वो हाईलाइट करके दिखा रखे हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके दिखा रखे हैं, तो वो एक व्यवस्थित अच्छे तरीके से डाटा मतलब वो जो बुक है वो बनाई गई है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इसकी सहायता से जो आंकड़े हैं वो आकर्षक और प्रभावशाली, भाई हमने कोई डाटा है अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट करके टेबल में दिखा दिया तो वो कैसा बन जाएगा, अट्रैक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो आकर्षक और प्रभावशाली बन जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि जब हम वर्गीकरण करते हैं तो क्यों हम वर्गीकरण करते हैं, उसके पीछे हमारा क्या पर्पस होता है। अब क्वेश्चन ये आता है एक अच्छे वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। मतलब एक अच्छा वर्गीकरण वर्गीकरण तो हर कोई कर देगा, अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर देगा, लेकिन एक अच्छा वर्गीकरण क्या होता है, कैसा होता है, या अच्छे वर्गीकरण करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये वही क्वेश्चन है कि एक अच्छा वर्गीकरण क्या है, उसकी विशेषताएं बतानी है। सबसे पहले कह रहा है ये व्यापकता। व्यापकता में मतलब ये हो गया, हम जब कोई भी जैसे वर्ग बनाते हैं, अब देखिए जैसे जब आप वर्ग बनाएंगे, आपने ये देखा कि ग्रामीण गांव में कितने रहते हैं और शहरों में कितने रहते हैं, आपने ये वर्ग बनाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो छोटे छोटे कस्बों में भी रहते होंगे, तो हम उसका भी कॉलम बना देंगे कि कस्बों में कितने रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी वर्ग बनाते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो वर्गीकरण व्यापक मतलब अच्छा बड़ा होना चाहिए। कोई भी यूनिट ऐसा नहीं कि ग्रामीण और शहरी बना दिया, जो कस्बों में रहते हैं उनको हमने लिया ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी यूनिट वर्गों से बाहर नहीं होनी चाहिए। सारी अगर मान के चलिए पॉपुलेशन 1000 है तो 1000 के 1000 इन तीनों कॉलम्स में आ जाने चाहिए। तो यही कह रहा है ये कि जो वर्गीकरण करते हैं वो एक व्यापक होना चाहिए, कोई ना कोई वर्ग में वो आ जाना चाहिए, कोई भी इकाई वर्गीकरण से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए किसी समस्या से संबंधित आंकड़ों का जब हम वर्गीकरण करते हैं, कोई भी हम धनी का, निर्धन का, शिक्षित अशिक्षित किसी का भी बना रहे हैं, तो वो इतना व्यापक इतना बड़ा होना चाहिए कि उस समस्या के संबंध में जो भी हम डाटा एकत्रित कर रहे हैं तो वो सभी आंकड़े किसी ना किसी वर्ग में जरूर आ जाने चाहिए। कोई भी इकाई वर्गीकरण से बाहर नहीं रहनी चाहिए। सपोज करो हमने ये बनाया गांव में इतने रहते हैं, शहर में, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि गांव में लोगों की जो संख्या है वो सपोज कि ये 500 है। अब उसमें से हम फिर वर्गीकृत कर सकते हैं कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, शहरों में भी मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो इस तरीके से हम उनको दोबारा से भी हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन हर यूनिट किसी न किसी वर्ग में अवश्य आ जानी चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्पष्टता। ये कह रहा है जब हम वर्गीकरण करते हैं कि गांव में कितने हैं, शहर के कितने हैं, कस्बों के कितने लोग हैं, तो वर्गीकरण करते समय आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन कहाँ का पर्सन है। ऐसा नहीं कि कोई गांव का है तो उसको शहर में ले लिया, शहर का है तो गांव ग्रामीण में ले लिया, नहीं। वर्गीकरण करते समय यह स्पष्ट होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी इकाई को किस वर्ग में रखा जाएगा, कि कोई ग्रामीण है तो ग्रामीण में ही रखना है उसे, शहरी है तो शहरी में ही रखना है। विभिन्न वर्ग भी इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए कि उनमें सरलता भी हो, स्पष्टता। जो अलग अलग हम वर्ग बना रहे हैं ये सरल, इजी भी हो और इनमें स्पष्टता क्लियर हो बिल्कुल कि हाँ ये गांव के ही हैं, ये शहरों के ही हैं, ये कस्बों में रहने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से। थर्ड पॉइंट कह रहा है सजातीयता। सजातीयता का मतलब ये हुआ कि अगर हम जब वर्गीकृत कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो जो ग्रामीण में रहने वाले लोग यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं तो वो गांव के ही होने चाहिए, शहरों के नहीं होने चाहिए।
इस पूरे वर्ग में समानता होनी चाहिए, सारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो प्रत्येक वर्ग की सभी इकाइयाँ, जैसे एक ये वर्ग है, इसकी जितनी भी यूनिट होंगी, इस वर्ग की जितनी भी यूनिट होंगी, वो सब क्या होनी चाहिए, समान गुण वाली होनी चाहिए। जैसे शिक्षित वर्ग में वे इकाइयाँ रखी जानी चाहिए जो शिक्षित ही है, अशिक्षित को नहीं रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4, अनुकूलता। ये कह रहा है कि वर्गों का जब हम निर्माण करते हैं, मतलब जब ये वर्ग बनाते हैं, तो अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। जो भी हमारा पर्पस है उसके फेवर में ही हमें ये ग्रुप बनाने चाहिए, ये वर्ग बनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ और पर्पस से नहीं। अगर हमारा पर्पस ये देखना है कि गांव के लोगों की संख्या कितनी और शहरों में रहने वालों की कितनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्गों का निर्माण करना चाहिए। जैसे बताया, देखिए 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की आय और व्यय ज्ञात करने के लिए उनका वैवाहिक स्थिति या वजन के अनुसार वर्गीकरण करना गलत होगा। भाई अब हमें ये देखना है कि 11वीं कक्षा जो है हमारी, उस सभी का हमें ये लिखना है आय कितनी है हर बच्चे की, और हर बच्चे का जो है मंथली जो खर्च है वो कितना है, हमें ये लिखना है। लेकिन वर्गीकरण हमें इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करनी है सभी की आय कितनी है, सभी का व्यय कितना है। ठीक है। लेकिन हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते टाइम जो वर्ग बना दिए, वो बना दिए कि कितने लोग विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं, कितने वेट क्या है, इस तरीके से हमने वर्गीकरण कर दिया। तो ये वर्गीकरण जो होगा ये उचित नहीं होगा। क्यों? उनका वर्गीकरण आय और व्यय के अलग अलग स्तर, मद आदि के अनुसार ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, अनुकूलता का मतलब जैसा हमारा पर्पस है उसी के फेवर में ही हमारे वर्गों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है। स्थिरता का मतलब ये कह रहा है कि जैसे अगर आपने एक उसमें कॉलम में यहाँ गांव वाले लोगों को रखा और फिर जब हम इसको जांच करने लगे कि क्या रियलिटी में ये गांव के ही हैं, शहर वाले तो इसमें नहीं लिए गए हैं, अगर हम ये जांच करने लगे तो एक प्रकार की जांच के वर्गीकरण का आधार एक जैसा होना चाहिए। कभी जांच करते समय इस वर्गीकरण का जो ये आधार है, जो टाइटल है, इसको चेंज नहीं करना चाहिए। समझ में आया? ऐसा ना हो कि जांच करते टाइम टाइटल को चेंज कर दिया, नहीं, जैसा है वो वैसा रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट, लोचदार का मतलब ये होता है फ्लेक्सिबल, मतलब जो चीज़ कैसी हो, फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल का मतलब ये कह रहा है कि जब हम वर्गीकरण करते हैं ना, तो वो वर्गीकरण एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लोचदार होना चाहिए। मतलब जितनी हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम वर्गीकरण, वर्ग ज़्यादा भी बना सकते हैं और वर्गों की संख्या जो है हम कम भी, जैसे 3 है 2 भी बना सकते हैं, 3 है तो हम 4 भी बना सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो ये कह रहा है वर्गीकरण लोचदार, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसको हम कम या ज़्यादा कर सकें। उसमें उद्देश्यों की आवश्यकता के, जैसी भी हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार अलग अलग वर्ग में हम क्या कर सकें, परिवर्तन कर सकें कि भाई हम ज़्यादा भी बना सकते हैं और कम भी। तो इस तरीके का वर्गीकरण हमारा होना चाहिए। ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। क्या कि भाई जो वर्गीकरण होता है उस वर्गीकरण की क्या क्या विशेषताएं। पहला हमने किया कि वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्या पर्पस होता है, वो हमने पॉइंट्स किए। फिर वर्गीकरण करने के बाद करते तो हैं, वो पर्पस होता है, लेकिन एक हर कोई वर्गीकरण कर देता है, लेकिन एक अच्छा वर्गीकरण कौन सा होता है वो हमने देखे ये 6 पॉइंट्स कि एक अच्छे वर्गीकरण के ये क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। चलिए अब हमारा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वर्गीकरण का आधार स्पष्ट करना है। यानी कि जो वर्गीकरण करते हैं हम, जो कॉलम्स बनाते हैं, वर्गीकृत करते हैं आंकड़ों को, वो किस किस आधार पर करते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं वर्गीकरण की विभिन्न कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये बता रखा है कि वर्गीकरण के जो आधार हैं वो कौन कौन से होते हैं। 4 आधार हैं। ठीक है। सबसे पहला है, हम जो वर्गीकरण करते हैं वो भौगोलिक आधार पर करते हैं, अब इनको डिटेल में भी करेंगे। फिर समय अनुसार, समय के अनुसार भी वर्गीकृत करते हैं। एक होता है गुणात्मक, गुण के आधार पर भी आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं, जो कि 2 प्रकार का होता है। एंड फोर्थ होता है मात्रा या संख्यात्मक आधार पर भी हम क्या करते हैं, आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं।
अब देखिए इनको डिटेल में करते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा है आपके लिए। और इसमें जो बाद में कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिनको थ्योरी में यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए भौगोलिक वर्गीकरण क्या होता है, ये कह रहा है इस प्रकार का वर्गीकरण आंकड़ों की स्थिति या भौगोलिक भिन्नता के आधार पर किया जाता है। अब भौगोलिक भिन्नता मतलब कि जैसे यहाँ पर आप ये टेबल देख रहे हैं, ये स्थान लिए गए, यहाँ कारखानों की संख्या को दिखाया गया। एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि भारत में अलग अलग स्थानों पर साइकिल के कारखानों की संख्या का ये डाटा दिखा रखा है। भाई पंजाब में साइकिल के कारखानों की जो टोटल संख्या है वो 30 है, हरियाणा में कितनी है 20 है, उत्तर प्रदेश में कितनी है 25। तो ये हमने आंकड़ों को क्या किया, वर्गीकृत किया। अब यहाँ पे देखो इजीली समझ में भी आ रहा है, हमें कंपैरिजन भी हो रहा है कि तीनों ये स्टेट है, यहाँ पे किस स्टेट में ज़्यादा है साइकिल के कारखानों की संख्या, किस में कम है, तुलना भी हो रही है। पढ़ा था हमने उद्देश्य में कि तुलना योग्य हम आंकड़ों को बनाते हैं, तुलना भी हो रही है, इसकी स्पष्टता समझ में भी आ रहा है, क्लियर डाटा हो रहा है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है देखने में। तो ये सब वही चीज़ें जो अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो भौगोलिक वर्गीकरण आप ये देख रहे हैं कि स्थान के अनुसार उनकी भौगोलिक भिन्नता के आधार पे आंकड़ों का इस प्रकार का वर्गीकरण क्या कहलाता है, भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। दूसरा होता है समय अनुसार, नेम से ही पता चल रहा है समय के अनुसार जब आंकड़ों को डिवाइड किया जाता है। जैसे जब आंकड़ों का वर्गीकरण किसके आधार पर है, समय के आधार पर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, समय अनुसार वर्गीकरण। जैसे एक फर्म है, ठीक है, एक कंपनी है, उसकी सेल को दिखाया 2012 से 14 तक। भाई 2012 में उसने 80 लाख की टोटल सेल की, 13 में उसने 90 लाख, और 2014 में उसने 95 लाख की। तो समय के अनुसार हमने आंकड़ों को ऐसे क्या कर दिया, डिवाइड किया, तो वो क्या कहलाएगा, समय अनुसार वर्गीकरण। नेक्स्ट आता है गुणात्मक वर्गीकरण। अब जब हम आंकड़ों को, तथ्यों या आंकड़ों को विशेषताओं या गुण के आधार पर डिवाइड करते हैं, जैसे हम ये देखते हैं कि कितने लोगों का धर्म ये है, कितनों का अलग है, कितने लोग किस किस व्यवसाय में लगे हुए हैं, जनसंख्या का बौद्धिक स्तर, IQ लेवल क्या है लोगों का, इन चीज़ों के आधार पर जब हम आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं तो ये क्या कहलाता है, गुणात्मक वर्गीकरण। क्योंकि ये लोगों के गुण हैं, ठीक है, भाई गरीब कितने हैं, अमीर, ये भी सब गुण में ही आ जाएंगे। तो इस प्रकार का वर्गीकरण कौन सा, गुणात्मक वर्गीकरण कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। एक होता है साधारण वर्गीकरण और एक होता है बहुवर्गीकरण। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, साधारण वर्गीकरण का मतलब तो ये होता है जिसमें सिर्फ 2 कॉलम्स ही बनते हैं। इसे बोला भी गया, इसे द्वंद्व भाजन वर्गीकरण भी कहते हैं। द्वंद्व भाजन मतलब 2 भागों में जिसको डिवाइड किया जाता है उसको साधारण वर्गीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें आंकड़ों को किसी विशेष गुण के होने या ना होने के आधार पर बांटा जाता है। जैसे देखिए, एक में सारे पुरुष कर दिए, एक में सारी स्त्रियां भी, एक कॉलम में सारे स्वस्थ, एक में अस्वस्थ, एक में सभी शिक्षित, एक में सभी अशिक्षित, एक में सभी धनी, एक में सभी निर्धन। तो इस तरीके का वर्गीकरण कौन सा हो गया, साधारण वर्गीकरण, जिसमें हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। बट बहुगुणी वर्गीकरण बोलते हैं इसको। तो बहुवर्गीकरण या बहुगुणी वर्गीकरण का मतलब होता है जिसमें 2 से ज़्यादा हम क्या करते हैं, 2 से ज़्यादा बार आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं, उसको बोलते हैं बहुगुणी वर्गीकरण। मतलब एक ही जो उनकी विशेषता होगी उसको और भी ज़्यादा हम डिवाइड करते चले जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए, पहले हमने डिवाइड किया शिक्षित अशिक्षित, तो ये तो सिर्फ हो गया साधारण। शिक्षित को भी हमने अगेन डिवाइड किया कि शिक्षित में से मेल कितने शिक्षित हैं, फीमेल कितनी शिक्षित हैं। अशिक्षित को फिर से डिवाइड किया, मेल कितने अशिक्षित हैं, फीमेल कितनी अशिक्षित है। ठीक है, तो दोबारा से हमने जब डिवाइड कर दिया तो वो कौन सा हो गया, बहुगुणी। तो देखिए, इस प्रकार के वर्गीकरण में 1 से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, 2 से ज्यादा वर्ग बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, काम के आधार पर एक मील में मजदूर लगे हुए थे। उनको पहले हमने 2 भागों में देखा, कुशल कितने हैं,
अकुशल कितने हैं, ठीक है। फिर कुशल को फिर डिवाइड किया उनमें से कि कुशल में से शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं। अकुशल को डिवाइड किया, शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं। शिक्षित को अगेन डिवाइड किया कि शहरी कितने हैं, ग्रामीण कितने हैं। देखो कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे डिवाइड करके, जैसे पहले हमने 2 भागों में डिवाइड किया था कि कुशल कितने हैं और इधर हमने लिखा अकुशल कितने हैं। अब कुशल को फिर हमने यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दिया कि कुशल में से शिक्षित कितने हैं। भाई कुशल जो हैं, जो स्किल हैं, उनमें से शिक्षित कितने हैं और अशिक्षित कितने हैं। फिर शिक्षित को अगेन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कि यहाँ पे ग्रामीण कितने हैं इसमें से और शहरी कितने हैं। ऐसे ही इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि ग्रामीण कितने हैं, शहरी कितने हैं। तो जैसे इसका कर रहे हैं सेम ऐसे ही इसको भी करते चले जाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया, आंकड़ों को 2 से ज़्यादा बार हमने वर्गीकृत किया। तो वो कौन सा वर्गीकरण है, बहुगुणी वर्गीकरण। एंड लास्ट आपका 4th आ जाता है इसमें मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण। यानी कि जब आंकड़ों को मात्रा के आधार पर या संख्या के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जैसे संख्यात्मक वर्गीकरण में तथ्यों को संख्यात्मक रूप में वर्ग या समूह में वर्गीकृत करते हैं। जैसे भार को किस में करते हैं हम, मेजर किलोग्राम में, वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं। लंबाई को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से जो हम इनको मेजरमेंट करते हैं, जो इस यूनिट में हम व्यक्त करते हैं, तो उसको बोला जाता है मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण। तो हमने ये 4 प्रकार के वर्गीकरण थे। चारों प्रकार के वर्गीकरण को हमने अलग अलग अच्छे से उनकी डेफिनेशन और टेबल के साथ हमने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो ये चैप्टर है आपको 3 पार्ट्स में मिलेगा कंप्लीट। ये फर्स्ट पार्ट था। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।